स्टार्ट किया जाए। कुछ और क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के जो आप लोग कहे हुए थे। इसमें जो बेसिकली जो क्वेश्चंस है वो यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और क्या हुआ? अच्छा ठीक है, चलिए आइए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एस्टिमेट्स? बताइए कितनी कमिटियां होती हैं वैसे? हाँ, टोटल 6 का प्रोविजन है। हाँ ये हाँ हाँ, ये बताइए कंफर्म। आर्टिकल 118 जो है, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ its businesses, including the establishment of various committees, including estimate committee. 105 नहीं, 105 दूसरा हो गया। हाँ नहीं, इसमें रूल्स, प्रोसीजर, ज्वाइंट सिटिंग सबके बारे में इस आर्टिकल में, सैलरी एंड अलाउंसेस, ये सब जो है इसमें ये बताता है। ठीक है, और हाँ, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताता है, जैसे कि ज्वाइंट सिटिंग। अच्छा एक चीज बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ तो अब जैसे कि अब ये बताइए कि ज्वाइंट सिटिंग जो, जैसे रूल्स एंड प्रोसीजर इसमें इसके अंतर्गत आप लोग बना सकते हैं। जैसे एक चीज बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट वाला जो आर्टिकल 368 है, ज्वाइंट सिटिंग में हो सकता है कि नहीं? ये ज्वाइंट सिटिंग में हो सकता है, नहीं मनी बिल में भी नहीं होगा। ज्वाइंट सिटिंग में कोई भी ऑर्डिनरी बिल अगर है, अगर उस पर कहीं कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 12 और इनका क्या क्या होता है पहले ये बताइए, किन क्षेत्रों में? हाँ, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सोशल सर्विसेज। ठीक है, अब ये देखिए ये रहेगा, और जो एमएलसी जो लोग बनते हैं नॉमिनेटेड, इतना ही रहेगा, बस एक और ऐड हो जाता है उसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये जो है आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट। The Parliament of India is empowered to make laws on subjects in union list under which article? बताइए इसको कई बार इस पे हम लोग चर्चा किए हुए। 248 248 कैसे होगा बताइए? टू 246 क्या है? 246 हाँ, तो अब 246 में आपका क्या, ये डिलिनिएट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का है, हाँ, between union and state legislature, granting parliament exclusive power to legislate to matters in union list, है ना? मतलब कि यूनियन लिस्ट के जो भी आपके ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इसमें कौन लेजिस्लेट करता है? पार्लियामेंट। और जो स्टेट लिस्ट के हैं उस पर कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर। ये उसका अपना प्रेरोगेटिव है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों करते हैं, तो कंकरेंट लिस्ट का कोई एक दो आप एग्जांपल बताइए तो। पर्यावरण, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, आप हाँ
आपका उसके बाद से एजुकेशन हो गया। अब हाँ एजुकेशन में, एजुकेशन जो जैसे हो गया आपका तो सक्सेशन नहीं, पहले इसको समझिए। एजुकेशन जैसे हो गया तो जैसे कि सीबीएसई, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, दोनों एक साथ है, यूपी बोर्ड हो गया, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो गया, तो ये यही दिखाता है। तो उसमें एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज आपको बनाना पड़ता है। जैसे कि आपको स्कूल के लेवल पे क्या है बना है आपका, जैसे कि आपका एनसीईआरटी हो गया, यूजीसी जैसे बना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो उसके एडवाइजरी रिकमेंडेशन को मानना होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे इन्वायरमेंट के केस में, उसमें आपका जैसे कि ये नेशनल कंजर्वेशन ऑफ टाइगर जो आपका हो गया एनसीटी है, तो इस तरह के एडवाइजरी जो है एक बॉडी को मानना, ठीक है। Which article of the Constitution directs the state to promote? Confirm? हाँ लास्ट क्लास में बताए थे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट the educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections of society. और भी जो लोग मान लीजिए वंचित वर्ग के हैं, जैसे कि मान लीजिए कि वो फिजिकली डिसेबल्ड हो गए, है ना, हाँ वो वीकर सेक्शन के अंतर्गत उनका हमेशा जब भी इतना मतलब वाटर टाइट नहीं आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसीलिए जब भी लॉ का जो लैंग्वेज होगा या कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज होगा उसमें जैसे कि अदरवाइज वर्ड आ गया या अदर जो है, क्योंकि फ्यूचर में भी वो एक काफी प्रोस्पेक्टिव होता है। हम आज बैठ के नहीं कह सकते, मतलब नो वन कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। कहते भी हैं कि नो वन इज एक्सपर्ट ऑफ टुमारो, एवरीवन इज एक्सपर्ट ऑफ यस्टरडे। कल क्या हो गया उस पर सब करे, गलत कर दिए, यहाँ ये करना चाहिए था, वहां। उस समय में कोई भी आप निर्णय लेते हैं तो इस चीज को समझिए कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से लेते हैं। समझ में आ रहा है? देश का मतलब क्या हो गया, यहाँ मतलब स्पेस से है, स्पेस मतलब कि वहां की क्या पर्टिकुलर ज्योग्राफी है। हाँ तो देश हो गया, काल का क्या मतलब हो गया, किस टाइम फ्रेम में, किस समय, और परिस्थिति की मतलब सिचुएशन कैसा है। अब यहाँ जितने लोग हैं सब लोग मान लीजिए कि अब अगेंस्ट हो जाए, अब वहां पे हम कहें कि नहीं, तो ये क्या है भाई, वहां कुछ पल के लिए मान लीजिए कि मेजोरिटी जब इतना कह रहा है, कुछ तो बात है कि ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंप्लेन ही है, तो आपने किया कोई कंप्लेन, एक शिकायत, हम मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे कह रहे हैं, तो आपने एक शिकायत किया, तो हम ये भी हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा जो इसको कहते हैं ना कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्री कंसीव नोशन, हम क्या निर्णय लिए, हो सकता है कि इनका एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम, वही शिकायत कल ये भी लेके आ रही है, तो हम कहे कि भाई दो लोग आ गए, फिर कल ये लेके आए, कल ये, पूरा क्लास कह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक परिवर्तन है, और आप लोगों को क्या दे रहे हैं, एक फीडबैक दे रहे हैं कि यहाँ पे इसको चेंज किया जाए। आई बात समझ में? तो यही यहाँ पे होता है कि उस काल में, देश में, उस टाइम फ्रेम में अपने लिया, उस किस टाइम फ्रेम में, फिर सिचुएशन कैसा है, परिस्थिति कैसी है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इन तीनों को ध्यान में रखते हुए तो जो लैंग्वेज भी होता है कि भविष्य में हो सकता है कि ऐसा जो, जैसे कि अब महिला आरक्षण जैसे, तो अब ये क्यों नहीं, ये हम 1950 में क्यों नहीं स्टार्ट किए, 1960 में या तब से और ज्यादा क्यों, क्योंकि इनको उस लेवल पे भी तो ले आना है ना। आप समझ रहे हैं कि महिलाओं में साक्षरता क्या है, वो सोच ही नहीं सकती थी कि भाई हम भी स्कूल जा सकते हैं, कुछ अगर फैमिलीज को छोड़ दीजिए, फिनेंशियल ऑटोनॉमी था नहीं। तो अब जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब आप रोक के देख लीजिए, सवाल ही नहीं है। अब तो लोग और प्रमोट करेंगे ना, क्योंकि आपने देखा कि हम तो वही तो करें कि लास्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स में कोई एग्जाम आप देखिए जिसमें टॉप टॉप 10 तो छोड़ दीजिए, टॉप 5 में कोई लड़की ना हो, तो ये क्या है, एक गौरव की बात है। दूसरी बात कि आप एक दूसरे आप इसको पर्सपेक्टिव से देखिए कि आपका एक 50% आपका वर्कफोर्स जो है उसको आपने क्या कर दिया कि मेन स्ट्रीम में लाया है। आई बात समझ में? तो अब ये जो जिस तरह से जो वंचित वर्ग जिसको कहते हैं कि जो डिप्राइव्ड जो है सेक्शन है, इन सबको लाना जो है यही कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो कोई पॉलिटिकल सिस्टम बनाना होगा, आपको कोई लॉ बना लेजिस्लेट करना होगा, कोई कानून बनाना होगा, तो आप कीजिए।
जैसे कि अब इसी में रिजर्वेशन में ही जैसे एक आया ना कि भाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस का एक उसमें डाला गया कि भाई ठीक है कि सोशली लोग बैकवर्ड तो काफी लोग थे ही, एजुकेशनली बैकवर्ड थे, इनको तो लाना ही है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक दृष्टि से भी वीकर सेक्शन है, तो इनको भी लाया जाए। यही इसके पीछे जो है ये पूरा जो फिलॉसफी जो है ये बताइए, ये बता दीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो देखते बन जाना चाहिए। राइट टू वर्क जो है ये आर्टिकल 41 है, ये डीपीएसपी है आपका, है ना। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21, हाँ कैपिटल ए में। राइट टू हेल्थ करके नहीं है, राइट टू लाइवलीहुड आपका वही आर्टिकल 21 से डिराइव्ड है, ठीक है। और ये कब इंसर्ट किया गया, कोई आइडिया? 80 इम्प्लीमेंट नहीं, मतलब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो 2002 में। ये बताइए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक से पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए। हाँ सर, नहीं ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं है सर, 39 ही है सर इसमें, लेकिन 39 के डी में है तो सर है ऑल ऑफ द एबव ये सर, ये सी भी है सर, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, यही लग रहा है जनरली ऑल ऑफ द एबव जाता है। हां जिसमें ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द एबव लगता है, लेकिन कौन सा आर्टिकल में चिल्ड्रन वाला था? 39 जो है उसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं, हाँ तो उसी में अलग अलग जो है वो दिया हुआ, उसमें लीगल सिस्टम में लाइवलीहुड, इक्वल पे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये हम लिखवाए भी आपको, ये एफ उसका जो है कि आप लोग एक बार आर्टिकल 39 जो है ई एफ टी 24 एक्सप्लॉयटेशन के बारे में वो हाथ वहां तो दिया ही गया है, कहाँ पे? इसमें भी वही है, तभी तो वहां पे एक फंडामेंटल राइट ना बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये दोनों। ये बताइए, कंफर्म? yes, 39 नहीं हो तो आप लोग एक बार लिख लीजिए इसको। नहीं 39 के बारे में और डिटेल में ही लिख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता भी है। होगा ही, वही तो बहुत इंपॉर्टेंट ये, आप लोग को चंपकम दोराई जन जो है केस भी बताए थे, उसमें कई बार है कि इसको सुपरसीड करने की बात हो गई थी फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जब भी जो प्रेजेंट पोजीशन ये है कि अगर फंडामेंटल राइट जो है वो सुपीरियर है कि डीपीएसपी सुपीरियर है, डीपीएसपी सुपीरियर है फंडामेंटल राइट, तब उसमें है कि प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी की बात हुई थी। हाँ हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी की बात हुई कि आप दोनों में सामंजस्य जो स्थापित कीजिए, फंडामेंटल राइट और तो फंडामेंटल राइट जो प्रिवेल करेगा, ठीक है। 39 के बारे में लिख लीजिए, जब पूरा ये लिखवा ही देते हैं उसके बारे में, नहीं हो तो लिख लीजिए। इससे बहुत क्वेश्चन रहेगा तो ये, और ये आप लोग के आंसर लिखने में भी काफी ये जो मदद मिलेगी। और ये 39 जो आप लोग को एक बार दो बार हम अलग सेपरेटली ये बताया हुआ है। देखिए आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lays down certain policy towards
securing that the citizen, men and women, equally have right to adequate means to livelihood. Adequate means to livelihood. सेकंड इसका ये ए है 39A, 39B में लिखिए that the 39B that the ownership and control of material resources कर दीजिए, material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good, full stop. ठीक है, नेक्स्ट सी लिखिए, यही 39C के बारे में हम कई बार आप लोग को बताएं कि कुछ भी हो जाए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। ये 39C जो है, ये आपके आंसर राइटिंग में, एसे राइटिंग में, जब भी सोशियो इकोनॉमिक कोई अगर आ जाए इश्यूज में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका 39C। ठीक है, लिखिए दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को अंडरलाइन कीजिएगा, that the operation of economic system does not result in the concentration of wealth, मतलब कि धन का संकेंद्रण नहीं हो। ठीक है, and means of प्रोडक्शन, जो उत्पादन का जो आपका जितने जो है ये सोर्स हो गए, मीन्स हो गए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट, ये कॉमन डेट्रीमेंट। ठीक है, तो क्या इसमें ये पता चल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। प्रियम्बल जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो इकोनॉमिक जस्टिस कब होगा? दूसरा कि हमारे एक प्रियम्बल में आप लोग देखिएगा कि वर्ड क्या है कि सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि जो आपके मटेरियल रिसोर्सेस हो गए, जो वेल्थ हो गए, इस पे किसका जो है ये अधिकार होना चाहिए, पब्लिक का, है ना। ऐसा आप इकोनॉमिक सिस्टम, उसमें किसको बनाने की बात हो रही है, इकोनॉमिक सिस्टम को। आप ऐसा अगर मान लीजिए कोई आर्थिक या अर्थव्यवस्था या आप तंत्र बना दे रहे हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ में, तो ये अगेंस्ट हो जाएगा। तो वैसा नहीं बनाना है आप एक क्या है, वेलफेयर स्टेट है, एट द सेम टाइम एक वेलफेयर सोसाइटी भी आपको बनाना है। स्टेट के लेवल पे तो है ही है, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक सोशल डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं कि जब समाज को भी लगे कि भाई हमारा डायरेक्शन किधर होना चाहिए, हम लोग मतलब कहीं डिविएट कर रहे हैं, तो आप एक दफे कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिए, तो उसका प्रेमबल कि वो क्या है, हम लोग किस ओथ के साथ आगे बढ़े, है ना। तभी तो कहते हैं ना कि वी हैव टू मेक अ जस्ट एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो सोसाइटी कौन बनाएगा, सोसाइटी बनाएगी, लोग बनाएंगे। जैसे सोशल सिस्टम या भी जो आपके कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, ये अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं जो अगेंस्ट हैं, तो अब इसमें क्या स्टेट इंटरफेयर कब कर रहा है, जब सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो, जब पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो। इसीलिए स्टेट क्या करता है, इसमें जो आर्टिकल जो आपका 38 है वो यही तो कहता है कि सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है। तो सोशल ऑर्डर आप कैसे मेंटेन कीजिएगा, पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए। तो सोसाइटी का भी अपना एक क्या है, एक जब उसको भी लगे कि हमको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, हमको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है
प्लेज इन कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन में ही आप लोगों को स्टार्ट में बताए थे, इसीलिए ये एक और लिविंग ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट तो है ही है, ये और क्या है, एक सोशल डॉक्यूमेंट भी है, गवर्निंग डॉक्यूमेंट भी है, जिससे क्या होता है कि शासन सत्ता प्रणाली जो है वो चलेगी। तो समाज आपको कैसे समाज बनाना है, तो वेलफेयर सोसाइटी, हम लोग वेलफेयर स्टेट है तो सोसाइटी भी वैसा ही आपको बनाना है, और न्याय संगत हो, जस्ट हो, मतलब कि न्याय, और किस तरह का न्याय, तो सामाजिक न्याय, और कैसा न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक उसी के साथ साथ जस्टिस जो आपका ये हो गया, और कैसा बनाना है, समता मूलक समाज। तो अब एक इक्वलिटी बिफोर द लॉ तो है ही आर्टिकल 14 में कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो तो है ही है। लेकिन समाज के भी दृष्टि में तभी तो ऐसे लोग जो है जो सामाजिक तौर पे पिछड़े थे, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए जो पॉलिसी बनी हो रही है, आई बात समझ में। तो अब है कि आपको नीतिगत तौर पे बनाइए या फिर आप कैसे बनाइए वैसा आप सिस्टम। तो आप अगर ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बना दे रहे हैं कि रिच आर बिकम रिचर एंड पुअर आर बिकम पुअरर, तो क्या हो जाएगा, एक गल्फ हो जाएगा, और एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा, उसके वजह से क्या आपके डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उनके घस जाएगा। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमिक्स में भी जो आप लोग पढ़े थे क्या, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं, न्याय कैसा हो, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये कौन सा हो गया, नेक्स्ट लिखिए 39D, that there is equal pay for equal work for both men and women। अब इसमें देखिए बोथ मेन एंड वुमेन लिख रहा है, इसका क्या मतलब है कि इन दोनों के लिए, मतलब कि हाँ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज या कंपनीज या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप जाइएगा कि सेम पोस्ट पर अगर कोई महिला है और कोई अगर पुरुष है, सैलरी ज्यादा, हाँ। तो अब इस तरह का, हाँ हाँ है, तो अब इस तरह का जो जेंडर बायसनेस जो है ये नहीं हो है? अब इसका आंसर आप दीजिए क्यों है इसका, किसमें नहीं, उसमें नहीं, हम वही तो बताए बहुत सारे कंपनीज या फिर इस तरह का हो गया, क्या हो गया, इसका कोई सलूशन नहीं, सोल्यूशन हो ही नहीं रहा है, जैसे कि उसके लिए लॉ बना रहे हैं या फिर और भी बहुत सारे, बिल्कुल है, जैसे कि अब इक्वल इक्वल कह रहे हैं समाज, ये सब क्या है, थ्योरेटिकल चीज आप देख रहे हैं, बट प्रैक्टिस में प्रिवेल क्या कर रहा है, लॉ तो बहुत चीजों पे बना हुआ है, लेकिन अब इतना आप देखिए कि मतलब आप फिर भी इतना जो है हीनियस क्राइम लोग कर रहे हैं, लॉ तो है, ऐसा थोड़ी है कि लॉ नहीं है। तो अब ये इसीलिए कहा गया कि ये गवर्नमेंट और गवर्नेंस का ही नहीं है, उस गवर्नेंस के स्टेक होल्डर आप भी हैं, आप मतलब कि एक एक सिटीजन, तो जब सिटीजन भी है तो पूरा सोसाइटी भी है, तो सोसाइटी का निर्माण जो है आपको ये करना है, और खास बात है कि उस पूरे प्रियम्बल में कहीं गवर्नमेंट का नाम भी नहीं है। हाँ, स्टार्ट कहां से कि पीपल, क्योंकि जो गवर्नमेंट भी बन रही है वो क्या बन रही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही तो बन रही है, आप ही के तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां जा रहे हैं, आप जिनको भेज रहे हैं वो कानून बना रहे हैं, समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल, हाँ अब आ जाइए नेक्स्ट, ई, दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स men and women and the tender age of children are not and the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity
हाँ इकोनॉमिक, हाँ इकोनॉमिक नेसेसिटी are not forced by economic necessity to enter unsuited to their age of strength. Next, F. The children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner. हाँ धीरे धीरे बोल रहा, in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and the childhood and youth are protected against exploitation. अंडरलाइन कीजिए, हाँ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, ठीक है, एंड अगेंस्ट मोरल एंड material abandonment, ABANDONMENT. कौन? इसीलिए तो आपको पूछा गया है ना क्वेश्चन। अब देखिए आर्टिकल 39 में कितने हैं, ये टोटल 6। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किसमें है, ये 39 क्लॉज डी में है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हाँ यही बता रहे। राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, देखिए अपॉर्चुनिटीज दिया गया है ना, हाँ हाँ ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है डीपीएसपी का 39। हाँ और 38 क्या है कि उसमें कि मिनिमाइज इनइक्वालिटी, स्टेट जो है वो सिक्योर करेगा क्या, सोशल ऑर्डर को। और सोशल ऑर्डर कैसे सिक्योर करेगा, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। जब तक बराबरी नहीं हो, समानता नहीं हो, तब तक क्या होगा कि आप जो है सामाजिक न्याय के बारे में उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। तो सोशल डेमोक्रेसी कब स्टैब्लिश होता है, व्हेन you will be providing liberty and liberty has to be ensured by the law। जब इक्वलिटी हो, जब सबको समानता मिले, जब सबको लिबर्टी मिले, और फिर फ्रेटर्निटी आता है। और फ्रेटर्निटी ये एस्पेक्ट कौन है, एक तो इंश्योर करे गवर्नमेंट, दूसरा सोसाइटी को भी, तब जाके आपका सामाजिक लोकतंत्र जो है वो मजबूत हो। समझ में आ गई बात। तो सोशल डेमोक्रेसी जब तक इंश्योर आप नहीं कीजिएगा, सुनिश्चित नहीं कीजिएगा, तब तक जो है सोशल जस्टिस जो है वो क्या है, केवल थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक वैसे ही आप अगर वैसा इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बनाइएगा तो वो आप जो है रिच विल बिकम रिचर और पुअर, वही 80-20 फॉर्मूला जो आप लोग सुनते हैं कि 20% लोगों के पास इतना होगा जो 80% लोगों के पास जितना रिसोर्स है उतना होगा, तो क्या हो जाएगा, इट विल क्रिएट ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो ब्रिटिशर्स भी तो वही करते थे ना, क्या करते थे वो, ड्रेन ऑफ वेल्थ उन लोगों ने किया है ना। और उसके बाद से जो जो आदमी सक्षम है वो क्या किया, वो उसके पास इतना जो है आप समझिए रिसोर्सेज है कि कई जनरेशंस जो है लगेगा तब भी वो खत्म नहीं होगा। और एक आदमी क्या है कि हैंड टू माउथ के लिए वो डेली जो है, तो ये कौन सा आपने बना दिया समाज, ये कौन सी व्यवस्था बना दी, समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना। ये कौन डायरेक्शन दे रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो चैप्टर 4 है आपका,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी ये दे रहा है। तो ये क्या है, दीज आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट और फंडामेंटल इन गवर्नेंस, कि जब भी आप कोई नीति बनाइए तो उसमें क्या कीजिए, इनको इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो आपका जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है वो कौन करता है, फंडामेंटल राइट। और जो आपका सोशल और इकोनॉमिक जो है आपका, ये आपके राइट्स और आपके डेमोक्रेसी को जो इंश्योर करता है, दैट इज कॉल्ड डीपीएसपी। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इवन दो इट इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। और ये बेस्ट पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होते हैं। आपको अगर कल हो के मान लीजिए कि अगर चुनाव लड़ना है और आप कोई राजनीतिक पार्टी मान लीजिए आप अपनी बनाते हैं, या फिर उसके साथ जो आप जुड़े हुए हैं, तो आप उनको एक सुझाव के तौर पे भी दे सकते हैं कि जो जो डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं इसको हम लोग जाके इम्प्लीमेंट करें स्कीम के तहत, या फिर, समझ में आ रही है बात। तो ये बेस्ट पॉलिटिकल मैनिफेस्टो भी ये कहलाता है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए करके दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। नहीं रिपीट नहीं, वो बैक कर गए थे। चलिए क्या आंसर दे रहे हैं ये आशीष? डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम्ड एट प्रोमोटिंग ए वेलफेयर स्टेट। तो ये सही में आप लोग सॉल्व कर रहे हैं कि वही ऑल ऑफ द अबव जो है वही होता है? हाँ? नहीं डीपीएसपी का है, लेकिन क्या ये जो आर्टिकल्स दिए गए हैं यही है? हाँ वो तो समझ ही रहे हैं। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वेलफेयर स्टेट इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Which of the following articles provides for prohibition of liquor and intoxicating drugs? कौन सा है? 47 और 46 क्या है? 47 वही माइनॉरिटीज को जो है। 44 हाँ, और 45 ये चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे में है। नोट कर लीजिए इसको 47 को। अब जो यहाँ देखिए, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ इंक्लूडिंग प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो जो यहाँ पे स्टेट में जो बंद हुआ है ये इसी को ध्यान में रखते हुए लीकर बैन जो, तो ये डीपीएसपी क्या है? हम वही तो बता रहे हैं, डीपीएसपी क्या है? और सोचिए नॉन जस्टिसेबल, तो स्टेट चाहे तो अपने कैपेसिटी में करे। हाँ, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई प्रदेश है वो इतना सक्षम है इकोनॉमिक, उसमें है ना कि इन इकोनॉमिक कैपेसिटी, वो इतना सक्षम है कि अपने जितने जो ग्रेजुएट, वो बस यही कहेगी जितने ग्रेजुएट जो यहाँ पे जितने लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है वो आए, अपना आधार कार्ड लेकर आए और 50,000 की नौकरी लेके जाए। वो कर सकता है अगर वो सक्षम है तो। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ है कब? अर्ली 70s में। हाँ तो अर्ली 70s में, क्योंकि उस समय ग्रेजुएट ढूंढना जो है कि पूरे गांव में इकलौता हम ही ग्रेजुएट थे तो हमारी नौकरी लग गई, इस तरह की कहानी आप सुनते भी होंगे, गवर्नमेंट ढूंढते हुए या 12 पास किए। हाँ अब नहीं है, अब क्या है कि अब बहुत सारे लोग, इंडिया क्या है, अब 16 लाख स्टूडेंट आपके जो है यहाँ बिहार बोर्ड से, तो इस तरह से कंपटीशन डिवाइड बढ़ेगा, ऐसा नहीं कर सकता है। आप देख रहे हैं कि दो प्रीलिम्स हो रहा है कई एग्जाम में। प्रीलिम्स जो होता है उसका मेन आपका जो लिस्ट बनता है ना, मेरिट लिस्ट, उसमें कोई मार्क्स नहीं ऐड होता है, वो एक एलिमिनेशन राउंड है, कितने लोग आ गए कि उनको छटनी करनी है। कई एग्जाम्स में दो प्रीलिम्स हो रहे हैं। बैंक, हाँ बैंक वाला जो आप लोग देख रहे होंगे, इंटरव्यू तो लास्ट में छोड़ दीजिए, जैसे कि जो फर्स्ट पहले होता था 2 घंटे का, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद पास किए, फिर हाँ तो उसको 1 घंटे के अंदर में वो एक घंटे का ही टेस्ट होता है बैंक का, या फिर और भी बहुत सारा जो है।
कोई एक एग्जाम हुआ था रेलवे का जिसमें कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है हाँ? कितना था 1 करोड़ ना 2.5 तो अब सोचिए अब कहां से कौन सा स्टेट देगा कि हम इतने सब लोग को नौकरी दे देंगे। हाँ तब समझिए तो अब यहाँ पे कौन आपके ज्ञान को सुनने वाला है, ये भी बात ध्यान में रखिए कि भाई जो आप बता रहे हो वो हम भी जानते हैं। आप समझ रहे हैं ये चीज जो है, इसीलिए सोसाइटी जो है वो क्या हो रही है धीरे धीरे धीरे, जैसे कि एक एनालिटिकल, अब सब लोग पढ़ के क्या रहे हैं तो एनालिटिकल पढ़ाई, तो अब सबको एनालिसिस करना आता है, तो ये ज्ञान नहीं देना है। मतलब कि लोगों को क्या चाहिए अब परफॉर्मर, परफॉर्म करने वाला, काम करने वाला आदमी चाहिए, काम करना नहीं है तो क्या है एनालिटिकल। तो आप जो वो नॉलेज दीजिएगा तो वो सबके पास पड़ा हुआ है, और कोई आपसे पूछेगा क्यों, सबसे बड़ी बात कि आज का जो टाइम है वो क्या है, गूगल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ यहाँ से अगर हमको स्टेशन भी जाने का रास्ता पूछना है, हमको किसी से अगर बिना पूछे हम पहुंच जाएंगे। हाँ तो यही जो है, तो अब इसमें ये चीज जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा गया था उस समय ये नहीं ध्यान, ये क्या है इसीलिए इसको इवॉल्विंग, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है ये भी इवॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट। जस्ट सोशल ऑर्डर इज रिफ्लेक्टेड इन विच आर्टिकल। 35 में क्या दिया हुआ है, बता रहे हैं सर आर्टिकल 35 पर दिया है। 35 में कौन सा डीपीएसपी दिया है, 35 36 से स्टार्ट ही होता है डीपीएसपी। Article 38 directs the state to secure a social order for the promotion of the welfare of the people, aiming for the just social order। 3 टर्म हो गए यहाँ पे, समझिए। सोशल ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मतलब विधि व्यवस्था, ठीक है। और सोशल ऑर्डर मतलब क्या हो गया मतलब कि समाज का, और ये कैसे मेंटेन होगा, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, ये चीज कह रहा है। चलिए 41 right to work, to education and to public assistance in certain cases। 41 कंफर्म, इसको नोट करिए। देखिए यही लिखने में भी आपको ये काम आएगा। देखिए क्या क्या टर्म्स हो गए, सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये देखिए एक एक टर्म ये काफी इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। ये हो गया मतलब कि जब आप बेरोजगारी है, ओल्ड एज मतलब कि जब आप काफी जब आप वृद्ध हो गए, और सिकनेस मतलब जब आप बीमार हैं, डिसेबिलिटी मतलब कि आप अयोग्य हैं। अब ये मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकता है और फिजिकल डिसेबिलिटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अदर वीकर सेक्शन जो, अब उस वीकर सेक्शन में अगर आपका सामाजिक परिवेश ऐसा है तो उसमें महिलाएं भी आ गई। अब वीकर सेक्शन में ही हमने क्या बनाया कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो, मतलब कि ऐसे लोग जो आर्थिक दृष्टि से काफी जो है वो कमजोर है, तो उन लोगों को कैसे मुख्य धारा में लाना है, इसके लिए अपने जैसे कि इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे इमरजेंसी प्रोविजंस में लास्ट क्लास में, आर्टिकल 356,
उसमें क्या था कि ऑन द रिसीट ऑफ गवर्नर और अदरवाइज अदर सिचुएशंस भी आ जाए। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। हाँ वो तो है, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे बड़ी बात है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये भी कहा गया है कि अगर ये अच्छे लोगों के हाथ में गया तो बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन। और अगली पंक्ति आप लोग जानते ही हैं, तो इसलिए क्योंकि उसको इस्तेमाल करना है, इस लॉ को, कानून जो है इसको कैसे, क्योंकि उसका तो अब जैसे कि अब आप एक लक्ष्य लेके, एक दर्शन लेके चलना है कि हमको ऐसा समाज बनाना, फिर उसके बाद से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसी विजन से जो है डिविएट कर, तो ये भी नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या था कि इलस्ट्रेटिव इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, वो इटसेल्फ एक डिबेटेबल चीज है ना। तो डिबेटेबल कैसे होगा कि जैसे 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 अब 2024 में हम नहीं कह सकते हैं जैसे कि 1970, 1980, 2000, 2024, 2050 की सोसाइटी कैसी होगी आज हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उस समय का समाज जो है वो तय करेगा। वो ये भी कह सकता है कि जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी बातों को हम लोग नहीं मान, अभी ये समाज अगर कहने लगे बदलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इसलिए लोग जो है वही सुप्रीम है, पीपुल आर सुप्रीम। ये बताइए क्या हुआ, देखते ही हंसने लगे। कॉटेज इंडस्ट्री 43 है सर। अरे ये होगा नहीं, 44 आप लोग जान ही रहे हैं, तो हाँ नोट कर लीजिए इसको। हाँ ये सब याद हो जाना चाहिए, मतलब कि इतना प्रैक्टिस हो आपका कि सब रिफ्लेक्सेस पे आ जाए, तब जाके जो है ऑप्शन से बनाने लगिएगा ना तो नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बिना ऑप्शन का आप आंसर जब करने लगिए तब उस दिन आपको अंदर से ही ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, और फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये भी हकीकत है। होता ये है कि ऑप्शन के भरोसे आप बैठ गए तो एक लैडर और ऊपर की ये प्रैक्टिस होती है कि हमको नहीं जरूरत, हमको बस आप क्वेश्चन आप बोलो हम आंसर कर देंगे। ठीक है, तब इस चैप्टर के क्वेश्चंस आ गए या मतलब तो ना छूटना चाहिए ना गलत होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, टेम्बल हो गया। अब मेमोरी इज बाय रिवीजन, और कोई तरीका नहीं। बताइए। ठीक है, एंश्योरिंग इंडिविजुअल राइट्स नहीं, वो क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स हो गया। प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, एंश्योरिंग नेशनल, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए क्या है, ये आ सकता है। क्वेश्चन है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर प्राइमरली एम्ड एट, मतलब कि ये प्रमुख रूप से किस पे जो है वो निर्भर, इसलिए वो आंसर नहीं है। ठीक है, द प्राइमरी एम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये आप लोग आंसर राइटिंग में भी इस लाइन को लिख सकते हैं। एक लाइन जो है 250 वर्ड में ही लिखना होता है, तो कम से कम एक लाइन आप इसी तरह के जो स्टैंडर्ड जो आंसर के जो मतलब ये होते हैं ना सेंटेंस, उसको कलेक्ट कर लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। यही आंसर राइटिंग, लिखा वही जाता है। डीपीएसपी कोई भी बैठ जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठेंगे, तो वही ना जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो आर्ट है। इसीलिए जो आंसर राइटिंग है वो क्या है, एक आर्ट है, वो एक कला है। वो कब आएगा, लिखते लिखते, जब आप लिखते जाइएगा उस चीज को। तो जितने ये जो है इनको आप इकट्ठा कीजिए और ये लिखिए। ये हो गया, जैसे अब इसी के बारे में अगर आपको 10 लाइन लिखना है तो ये हो गया।
It is a fundamental in governance. The fundamental rights talks about don'ts to the state, whereas DPSP talks about do's to the state, है ना. इसके बाद से क्या है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये. सोशल इकोनॉमिक जस्टिस जो है उसको इंश्योर करता है ना. इसके साथ साथ और क्या है बताइए डीपीएसपी, और बताइए क्या है. नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हो गया, ठीक है. ये ऐसे पॉलिसीज हैं कि जिनको स्टेट चाहें कि वाइल फ्रेमिंग इन पॉलिसी इसको नहीं, इसको जो है वो क्या करना है उसमें इंक्लूड करना है, या कोई लॉ लेजिस्लेट करना है तो उसमें वो इंक्लूड करे इसको. ये इंस्ट्रक्शन जो है गाइडलाइंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, ठीक है ना. द राइट टू ए लिविंग वेज फॉर वर्कर्स इज मेंशन. सोचिए थोड़ा सा. 39 तो अभी लिख के 41 है सर. इक्वल पे फॉर इक्वल. कंफर्म. नहीं सर, लिविंग वेज ये नॉन बेस प्रिंसिपल है सर. ये 41 लग रहा है सर. 41 या 42 में है दोनों में से. फॉर इक्वल वेज लिविंग वेज वर्कर ये एकदम आर्टिकल में मेंशन है. 39 तो नहीं है, 43 भी नहीं है. The right to living wage etc for workers. 41 sir. 46 लग रहा है. इसमें तो बस कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉटेज तक वो 43 बी आप पढ़ना है. सर इसमें ए भी तो दिखाइए ऐसे सर. लिख लीजिए. फोर्टी थ्री उसका जो है टाइटल है लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स. द स्टेट शैल इंडेवियर, इंडेवियर मतलब प्रयास करना. हाँ 43. द स्टेट शैल इंडेवियर टू सिक्योर with suitable legislation. हाँ, the state shall endeavor to secure with suitable legislation or economic organization और इन एनी अदर वे. तीनों को अंडरलाइन कीजिए. अब समझ गए ये भाषा क्यों ऐसी होती है. yes. क्या क्या इतना ही अभी आगे मत बढ़िए, इतना ही को समझाइए पहले. स्टेट क्या करेगा प्रयास करेगा. द स्टेट शैल इंडेवियर टू, हाँ सुटेबल मतलब जो सूट करे, हाँ जो इससे सक्षम जो सूट करे. हाँ या फिर आर्थिक हाँ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बना के या फिर किसी और तरीके से आपको जैसे समझ में आए वो कीजिए. वही वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन. और इन अदरवेज क्या हो सकता है. तो हम कोई प्रोग्राम बना दिए, कोई जो मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री लिविंग वेज कार्यक्रम बना के हम उसको कर रहे हैं. आई बात समझ में. इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है कि बेस्ट पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, कि हमारी अगर सरकार आ जाएगी तो हम जो है ये लिविंग वेज वाला ऐसा जो है. तो अब उसी में है कि जो अब आप ये बात बोल दिए, अब आपका दूसरा जो मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल अगर पार्टी है तो वो अब कैसे इसका, तो वो ये कह रहे हैं कि हम किसी ऐसे अदर वेज से नहीं करने वाले हैं, हम लॉ बना के करेंगे, इसका कानून बना के इंश्योर करेंगे. समझ में आ रही है बात है. कौन नहीं तो वो देंगे. अब एक आके बोले कि आते ही पहला काम हम करेंगे कि कानून बनाएंगे कि हर साल 1.5 लाख देना ही है हमको. अब दोनों में आप किसकी बात सशक्त हो गई. वो अलग बात पक्ष है, लेकिन रहेगा तो उसके साथ जाएंगे आप, जाहिर सी बात है. एक की बात नहीं है,
जैसे कि पूरा ये अगर कोई एक पॉलिटिकल, हाँ उसी की बात हम कर, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो तो कह रहे हैं, अब समझ में आ गई बात, यही चीज है। टू ऑल वर्कर्स, बिजली बिल हम माफ कर देंगे, 200 यूनिट, 400 यूनिट, ये सब तो हो ही रहा है। वो इसीलिए तुम कहे कि इकोनॉमिक सिस्टम आपको जो है बनाना है, तो ये किसकी गलती है? आपके चुने हुए प्रतिनिधि जाके वहां पे ये काम कर रहे हैं। पहले समझिए इस चीज को, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो वो उनको वोट कौन कर रहा है? वी द पीपल। और वो चुन के जा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि वहां पे आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, तो आप ऐसे लोगों को क्यों भेज रहे हैं? यही बात हम कहना चाह रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे नहीं जनता में? नहीं, पहले समझिए, अब यही जनता पे, अभी थोड़ी देर पहले ना आप बोल रहे थे कि कितना 1 करोड़ की 1.5 करोड़ फॉर्म भर रहा है, तो फिर ये सब गुमराह लोग हैं, ये पढ़ा हुआ है नहीं उस समय। यही तो प्रश्न है ना कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इतने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इतने कॉलेज, इतने यूनिवर्सिटीज जो है ये जा रही है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोगों की पढ़ाई और समझ वहां क्या हो जाती है? दिस इज द क्वेश्चन, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि जनता जो है वो अनभिज्ञ है। आप हमेशा यही कहते हैं कि अरे नेताओं से ज्यादा तो पढ़े लिखे हम लोग हैं, हम लोग ही समझदार, तो आपकी पढ़ाई वहां कहाँ चली जाती है? यही प्रश्न है। फिर वही बात कि आप पढ़े लिखे, आप जो है सो सक्षम, आप कैसे गुमराह हो गए? समझ में? वही चीज है। चलिए आइए, टू ऑल वर्कर्स, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी जो है वो अनिवार्य है, ये होना चाहिए करिकुलम में और लोगों को समझना चाहिए। आई बात समझ में? कि अगर कुछ भी, अगर अभी तक तो आप सरकार पे दोषी दे रहे हैं, 75 ईयर्स की आपकी डेमोक्रेसी होगी, अब अगर कुछ भी अगर कोई गलत हो रहा है तो इसके लिए दोषी वो लोग नहीं है, हाँ सोसाइटी है, ये बात है। यहाँ बैठ सब बात कर सकते हैं कि इनको देना है, ये मतलब अच्छे लोग को देना है जो ये करे, फिर यहाँ पे जात में नहीं, तो फिर पे नहीं देना, फिर वहाँ बात वही हो जाती है, तो वही बात है। दिया जाएगा मुर्गा बात। हाँ तो ठीक है, चलिए आइए, वर्कर्स एग्रीकल्चर, वर्कर्स एग्रीकल्चरल, हाँ नहीं इसी में BC नहीं है ये, टू ऑल वर्कर्स एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और अदरवाइज वर्क a living wage, conditions of work, ensuring a decent living standard, हाँ, ensuring a decent standard of life, लिख लीजिए, a decent standard of life and full enjoyment of leisure, full enjoyment of leisure, LEA, decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industries, and individual or rural cooperative basis, or in rural areas on cooperative basis. ठीक है,
तो अब इसमें क्या हो गया, ये बता रहा है कि ये आर्टिकल 43 आपका, अब इसमें क्या क्या इंश्योर किया है कि लिविंग वेज जो है ये आपको ये इंश्योर कर रहा है, इसके साथ साथ और क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसीलिए जो राइट टू लाइफ जो कॉन्स्टिट्यूशन भी जो बोलता है वो ये बोलता है कि इट डजंट टॉक अबाउट वेजिटेटिव और एनिमल लाइफ, किसी तरह से जीवन भरण पोषण कर रहे हैं, यही नहीं वो कहता है, वो क्या कहता है कि एक डिसेंट लाइफ होना चाहिए, डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। तो गरिमापूर्ण जीवन कब होगा, जब एक जो न्यूनतम आपका जो है ना, आपका क्या हो जाएगा, एक मिनिमम जिसको कहते हैं कि एक आपका मान लीजिए कि कोई पे, आप कोई काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको एक न्यूनतम मान लीजिए कि एक मिनिमम पे, जिससे आप जो है एक डिग्निफाइड लाइफ की, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका हो। ठीक है, ये वही बात ये कहा जा रहा है। तब इसमें इंश्योर करना है डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड। समझ में आया कि नहीं है? अब है कि अगर मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसा आ जाए कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन स्टेट का नहीं है, या स्टेट अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी में नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको नॉन जस्टिसेबल रखा गया है इस पूरे चैप्टर को। समझ में आ रही है बात, मतलब कि नॉन जस्टिसेबल, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि भाई हमारा क्या है कि हमारी गाड़ी जो है खराब हो गई है, स्टेट पे सीधे जाके आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में स्टेट नहीं बनवा रहा है, स्टेट वैसा नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी में हम बता ही रहे आपको कि स्टेट मान लीजिए कोई एक ये स्टेट लाइक अब कोई इंडिया का जो सबसे एफ्लुएंट स्टेट है, वो ऐसे ही वो सबको अगर वो नौकरी दे सकता है तो वो दे। जैसे कि कई स्टेट में आप वेलफेयर के नाम पे, जैसे वही फ्रीबीज की चर्चा भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो कि फ्री में जो है वो बांटा जा रहा है, तो आए दिन वो क्या हो गया, आने वाले समय में फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। आपके ही यहाँ दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट लाइक पंजाब, स्टेट लाइक उड़ीसा, इवन जो बिहार है, इसमें भी आप सबका डेट टू जीडीपी रेशियो आप देखिए, तो जीडीपी रेशियो तो मान लीजिए तो जीएसडीपी हो गया, तो सबका आप देख लीजिए, क्या कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका क्यों, आपको श्रीलंका को इतना हल्के में क्यों ले रहा है? Which article emphasizes the duty of the state to improve the law? कौन सा है ये? फंडामेंटल ड्यूटीज पे हम लोग आ गए। हाँ ये उसी का ये ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि डीपीएसपी है? हाँ, डीपीएसपी कब तक है? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। क्या आंसर दे रहे हैं? Article 48 directs the state to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, which includes environmental protection. ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए, नहीं होते इसको। लिख लिए? याद है? Which of the following articles relates to promotion of educational interest? 29 कंफर्म? एक बार ठीक से पढ़ लीजिए। 29 या 30 आ गए? हाँ, ये फंडामेंटल राइट्स है। 30 लिखिए। ये सिटीजन्स को है कि नॉन सिटीजन्स को? हाँ, सिटीजन्स को कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। प्रायर टू मेनका गांधी केस जो आर्टिकल 21 होता था वो केवल सिटीजन्स को मिलता था। मेनका गांधी केस के बाद से वहां पे वर्ड क्या किया गया? पर्सन यूज किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के जिन आर्टिकल्स में शब्द पर्सन आ जा रहा है तो उसमें सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों आ गए।
जहां स्पेशली सिटीजन लिखा गया है वो केवल नागरिकों को, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 19 उसकी भाषा क्या है कि ऑल द सिटीजन शैल हैव राइट्स, केवल नागरिकों को ये अधिकार होगा। जबकि आर्टिकल 21 में क्या है कि नो पर्सन शैल डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। आप आर्टिकल 14 का लैंग्वेज देखिए कि दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन, समझ में आ रही है बात। तो 15 में क्या है कि सिटीजन्स को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की किसी भी तरह का प्रोहिबिशन जो है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना, न रिलीजन के ग्राउंड पे, न रेस के ग्राउंड पे, न कास्ट के ग्राउंड पे, न जेंडर के ग्राउंड पे, न प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 16 में क्या बताया गया कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें किसी भी तरह का कोई विभेदकारी जो है और सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो 15 और 16 किसके लिए हो गया, और फिर 17 और 18 जो है आप देखिए ये दोनों जो है ये हर सबके लिए है। तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो है, 14 से लेके 18, इसको क्या बोलते हैं, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। चलिए हाँ आइए, माइनॉरिटीज को, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं उनको, हाँ हाँ हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की ही चर्चा की गई, हाँ नहीं रिलीजन बेस्ड नहीं है, वो जो माइनॉरिटीज है वो रिलीजन बेस्ड नहीं है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। हाँ अब है कि वो अपने किसी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर वो कुछ कर रहे हैं, अपने रिलीजियस अफेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तब उस ग्राउंड पे वहां पे, और ये प्लूरल में वर्ड है माइनॉरिटीज, इसीलिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज यूज किया गया है, रिलीजियस माइनॉरिटीज नहीं। और जनरली का क्या जवाब है, जैसे कि अब उसी में क्या है कि जो वर्ड हम लोग का जो सेकुलरिज्म है, जो सेकुलर वर्ड है, उसका मतलब हुआ कि स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं करेगा आपके रिलीजन में। आपको जो आर्टिकल 25 में जो आपको रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए जो आपको मिला हुआ है वो क्या है कि दैट यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन प्रोफेस, यू कैन प्रोपगेट। आप नॉन बिलीवर भी अगर हैं, आपको ईश्वर में कोई आस्था नहीं है, कोई गॉड में आपका नहीं है, या आप अपना अपना खुद का कोई रिलीजन चलाना चाहते हैं, तब भी आप स्वतंत्र हैं, और स्टेट उसी डिग्निटी के साथ जो है आपको भी रहने का, ये उसमें स्टेट इंटरफेयर करेगा ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि आप उसी डिग्निटी के साथ, समझ में आ रही है बात। इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में कहा भी जा सकता है कि दैट इंडिया इज नाइदर रिलीजियस नॉर इरिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस, वी आर सिंपली नॉन रिलीजियस कंट्री। इस संदर्भ में ये है पूरे वर्ल्ड में आपको एक अनूठा जिसको कहते हैं, मतलब ये हुआ कि न तो हम लोग धार्मिक हुए इस दृष्टि से, ऐसे नहीं, न अधार्मिक हुए, न धर्म के विरोधी हुए, हम लोग क्या हुए, नॉन रिलीजियस। मतलब स्टेट को इंटरफेयर करना ही नहीं, आपको जो करना है कीजिए, एज लॉन्ग एज जब आपका ये पढ़े हुए आप लोग की पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हो, मोरालिटी नहीं, हेल्थ डिस्टर्ब नहीं हो, ये बात, यही चीज है। किस नहीं, वो कल्चर को, जैसे अपने रिलीजन को, अपने कल्चर, उनका एक यूनिक कल्चर, उसको प्रोटेक्ट, हाँ किस में, हाँ तो ठीक तो है, उसमें क्या प्रॉब्लम। इसके साथ साथ वो अपने किसी कल्चर को भी वो कंजर्व करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे जो चर्चा किया गया है इस आर्टिकल में वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की है, पर्टिकुलर इस कन्फाइंड कीजिए इस आर्टिकल को, यहाँ पे इस संदर्भ में जो कहा गया। इसीलिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स उसको बोलते हैं। वो किस चीज का अधिकार है आपका, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता जो है बस समझ में, उसका अधिकार है कि आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इनफैक्ट अगर अब मतलब हम कोई धर्मगुरु वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रिलीजन भी होता है, जो धर्म, वो क्या है, आप बहुत सदियों से जो है एक ट्रेडिशन आपका चला रहा है, उसको आप कंजर्व कर रहे हैं।
जैसे एक वर्ड आप लोग हमेशा सुनते होंगे आए दिन मॉडर्न वर्ल्ड में, अरे बहुत कंजर्वेटिव विचार का आदमी है, तो उसको इतना निगेटिवली प्रमोट कर दिया गया है। कंजर्वेटिव का अपोजिट वर्ड क्या होता है इंग्लिश में? रिमाइंडेड नहीं, कुछ भी मतलब एक्सट्रोवर्ट का इंट्रोवर्ट है। प्रोग्रेसिव, आप लोग ये भी पढ़ते होंगे हिस्ट्री भी। अब इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम बता रहे हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे भी समझिए इसको। तो कंजर्वेटिव का क्या मतलब हुआ कि टू कंजर्व, किस चीज को कंजर्व करना? संरक्षित करना। या तो आप अपनी किसी परंपरा को संरक्षित कर रहे हैं, अपने किसी प्रथा को कर रहे हैं, कस्टम को कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? तो कंजर्वेटिव वो है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जो कुछ ऐसे फंडामेंटलिस्ट, जैसे इसको होता है रूढ़िवादिता, आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें जो प्रोग्रेस नहीं, जो रिनेशा जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, पुनर्जागरण हुआ, तो उसमें की रूढ़िवादी जो विचारधाराएं हैं जो आपको आगे प्रोग्रेस करने में आपको क्या कर रहे हैं, एक तरह का बैरियर है, उसको ये हटाया जाए, ये आया। इसीलिए इसका विलोम शब्द क्या हो गया? प्रगतिवाद, मतलब प्रोग्रेस। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट विचारधारा है कि अगर कोई आदमी कंजर्वेटिव है, जैसे हम अपने ही रिलीजन को कंजर्व कर रहे हैं, तो हमारे प्रोग्रेस की कीमत कुछ भी नहीं हो सकती है। इस चीज को समझिए आप लोग। डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट में हम अपने सारे ट्रेडिशन, कस्टम्स, कल्चर, सिविलाइजेशन को और उस वैल्यूज को भूल गए, तो ये काहे का प्रोग्रेस है? ये प्रोग्रेस है ही नहीं है। इसीलिए इस वर्ड को इतना जो है प्रयोग में भी निगेटिव वर्डेड हो गया, जैसे कि बहुत कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब हो गया कि वो क्या हो गया? आदमी पिछड़ा हो गया। नहीं, आप, हाँ एग्जैक्टली, आप अपने किसको, कस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोग्रेस हम किसी भी कॉस्ट पर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? इसीलिए यही आइडेंटिटी जो है इस सब कॉन्टिनेंट का, जो हम लोग का, जो आप लोग पढ़ते भी होंगे कि सबसे पुरानी जो सभ्यता है, तो अब कितनी पुरानी, मतलब 5000 जो है ओल्ड सिविलाइजेशन, तो इसमें जो है अगर 100 साल, 150 साल, 200 साल इधर, तो होना ही है डिविएशन ना भाई। अगर 2000 किलोमीटर अगर कोई गाड़ी जा रही है, हर स्टेशन पे एक एक मिनट अगर लेट करे, उसको कितना स्टेशन मिलने वाला है? आप समझ रहे हैं उस चीज को? तो ये जो है डिफरेंट जो है हमारी सोसाइटी में क्या है, जो डाइवर्सिटीज है, अलग अलग मान्यता के लोग हैं, सब लोग हैं, और सबको एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, उसके साथ ये चलना है। ये ऐसा नहीं है कि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तभी, इसके पहले से ही हम लोग हैं, इस प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो वैल्यू है, ये हम लोग डिराइव्ड वहां से करते हैं। आप लोग हमें अक्सर बताते हैं कि कहां से ड्राइव, तो वी द पीपल, और वो कहां से, तो ओल्ड आपका वही कंपोजिट कल्चर। समझ में आ रही है बात? तो उसको कंजर्व करना है। इसीलिए इसमें जब आप आर्टिकल 12 में भी, आर्टिकल 13 में भी जो लॉज इन फोर्स जो पढ़िएगा, उसमें क्या था, लॉ किसको कहते हैं? तो वो क्या कहा, एनी रूल्स, रेगुलेशंस, बाई लॉ, नोटिफिकेशंस, और हाँ प्रोसीजर नहीं, नोटिफिकेशन, कस्टम उसमें वर्ड है, इन सब को कानून कहते हैं। अगर कोई परंपरा चली आ रही है, जैसे कोई संसदीय परंपरा है, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन, आए दिन आप लोग बहस में भी सुनते हैं कि ये जो है एक ट्रेडिशन है, उसको कंजर्व करना किसका काम है? तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसी तरह इस सोसाइटी का भी एक परंपरा और ट्रेडिशन है, इस समाज का, उसको कंजर्व करना। समझ में आ रही है बात? तो उस तरह से कंजर्व, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति है, या कोई मान लीजिए कोई ट्राइबल ग्रुप है, उसकी अपनी एक संस्कृति है, उस कल्चरल वैल्यूज को वो जो प्रोटेक्ट कर रहा है, वो उसको एक क्या दिया गया है, एक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया, कल्चरल राइट्स उसको दिए गए, एजुकेशनल राइट्स, उसमें स्क्रिप्ट वर्ड यूज किया गया है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को वो अगर जो है, अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये आप कर सकता है ना? जैसे कि इधर आप जाइएगा झारखंड में, तो बहुत सारे स्क्रिप्ट है, जैसे ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट होता है, या और आप जैसे जानते होंगे जो खोरठा लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज जो है, उसको अगर वो लोग प्रोटेक्ट करिए, उनका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं दे रही है अधिकार। आई बस समझ में? इसी तरह आप अपनी आपकी अपनी कोई स्क्रिप्ट हो, अपनी भाषा है, उसको आप कंजर्व कर सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया गया। सवाल है कि हम ही भूल गए हैं, तो हम कंजर्व क्या करेंगे?
नहीं नहीं, वही 13 में तो जो बताया कि लॉ किसको कहते हैं, तो उस लॉ के अंतर्गत कस्टम भी आता है, कस्टम जो वर्ड है। तो इसीलिए ये कहा गया कि केवल आपको लॉ में मेंशन्ड इससे नहीं होगा, एक पुरानी परंपरा को, जैसे आप लोग ये जरेवा जो ट्राइब्स हो गए आपके उधर निकोबार में भी जो वो मिले, तो अब उनको ये प्रोटेक्ट करना, ये उनका अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, उनका अपना एक स्पेशल स्क्रिप्ट होगा, अपना एक लैंग्वेज होगा, अगर उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहे तो ये उनका फंडामेंटल राइट्स है, और अगर वो वायलेट हो रहा है तो वो आर्टिकल 32 का यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट। अब हम कंजर्व कैसे करेंगे, हम खुद भूल गए, हम खुद मॉडर्न हो गए, समझ रहे हैं इस चीज को। यहाँ पे अदर देन पॉपुलेशन क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे, जैसे कि जो होम मिनिस्ट्री है ना, अब उसके अंतर्गत जैसे कि रिलीजियस स्टेटस किसको दिया गया, रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटीज में कौन कौन से लोग आते हैं बताइए। हाँ हाँ, वो 6 जो है, नहीं सब नहीं आते हैं, सिर्फ 6 हैं, और सबसे लास्ट में कौन ऐड हुए, बौद्धिस्ट, हाँ वही ऐड हुआ। और भी इतना ही थोड़ा ही होंगे लोग, इतना इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है देश में, इनको क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया है। हाँ ये उस आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ये बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे, और वो ये कह रहा है कि आप अपने अगर रिलीजियस, अगर आप उसको अगर टीचिंग भी देना चाहते हैं आप उसके लिए बना सकते हैं, बट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में कर रहा है इन प्लूरल, माइनॉरिटी वर्ड नहीं है, माइनॉरिटीज है। Each and every word of the constitution has its own energy and vibration, ऐसे ही उसको नहीं डाल दिया गया, तब इंटरप्रिटेशन वैसे समझिएगा तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। हमको तो पॉपुलेशन वाइज होता है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे देखिए बता रहे हैं, अब यही जैसे आपने टर्म यूज किया, हमको लगता है ना, आप एक सेकंड बता रहे हैं, हम पूछे हमको लगता है, ये नहीं बोलना है ना, किसके हिसाब से, ना आपके हिसाब से, ना मेरे हिसाब से, ये सबके हिसाब से। स्टार्ट कहाँ से होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट अपना जो है ना, जैसे कि होम मिनिस्ट्री को, अब होम मिनिस्ट्री को ये क्या कर, अब ये क्या करे कि कास्ट के ग्राउंड पे कोई जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये क्या कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे कोई ये नहीं, और उसमें ये क्या कर रहा है कि ओनली ग्राउंड से है, वर्ड क्या है, ओनली, मतलब ये प्राइमरी जो है ये नहीं हो सकते हैं, सेकेंडरी में चाहे तो आप ये कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, जैसे कि मान लीजिए कि कल होके अगर डिफेंस सर्विसेज में ऐसी कोई सर्विस निकले जिसके लिए जरूरत ही है कि कोई जो है कोई पुरुष उम्मीदवार हो, तो अब महिलाएं ये कह के नहीं कह सकती हैं कि इसमें जो हमारे लिए डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी स्टेट, मतलब उसमें मान लीजिए रिजिड टेरेन में रहना है या काफी टफ सिचुएशन में रहना है या कुछ ऐसा जो है, तो ये भेदभाव नहीं हुआ है। चलिए आइए, हाँ वही बात है, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हुआ, बहुत जगह हो गया। ऐसे ही जैसे कोई घरेलू कार्य है, ठीक है, कोई घरेलू कार्य वगैरह के लिए कल होके कोई सरकारी नौकरी निकल रही है, अब उसमें कि केवल महिलाएं जो हैं उसके लिए ऐसा भी तो सर, जैसे ये आरपीएस या हाँ ये पंडित का निकल, हाँ पंडित बढ़ सकता है, हाँ ठीक, बोलेगा कि हम बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है सर, स्टेट अब बताइए, आप लोग बता रहे हैं 4 ऑप्शन है, ड्यूटी तो याद ही होना चाहिए, अधिकार याद है तो ड्यूटी क्यों नहीं याद है, नोट कीजिए इसको। ऐसे पूछता है सर क्वेश्चन, एक आया जी जी,
नहीं पूछता है तो आप उसको अपने प्रिपरेशन को है, हाँ है या नहीं, अभी तक पूछा गया नहीं, तो आप अपने एक लेवल और ऊपर प्रिपरेशन को क्यों नहीं ले जा रहे हैं? अगर पूछ दे तो मतलब उतना माइक्रो लेवल तक जो है हम अपना प्रिपरेशन ले गए, नहीं तो फिर तो वही होगा ना कि ज्यादा भीड़, तो अधिकांश भीड़ कहाँ जाके गिरेगा? जो कट ऑफ का 1-2 मार्क्स है, अरे मेरा जो है 2 नंबर से रह गया, मेरा 1 नंबर से, यही होगा लेवल को। है कौन सा? हाँ नॉर्मल कर, बेल कर्व होता है, उसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। इस अधिकांश लोग जैसे ही प्लेटफॉर्म पर गए, ट्रेन के पास, अपने डब्बे के पास गए, ट्रेन निकल गई, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है कि 9 बजे ट्रेन है, 9 बजे ट्रेन है, 9 बजे ट्रेन है। अब आप ही लोग से 9 बजे क्लास है, 9 बजे का, 9 बजे क्लास नहीं है, क्लास 8:50 में है, ये दिमाग में रखिएगा तो 9 बजे आप आ जाइएगा पक्का। अब दिमागी में कि 9 बजे है, तो वो उसी तरह से एक्शन भी होता है। तो कितना, यही 11 फंडामेंटल राइट ड्यूटी है, उसको कर लेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी में क्या, एक बार देखेंगे रिवीजन हो जाएगा एग्जाम के पहले, तो इसी तरह से पढ़ रहे हैं। तो अभी बता ही दिए। क्या बात है, 17 क्या है? तो फिर 18 क्या है? दोनों एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है। किसमें? और 17 अनटचेबिलिटी। हाँ, इसको बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटरी फंडामेंटल राइट। आर्टिकल ये भी समझिए, जैसे फंडामेंटल राइट का क्लासिफिकेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन ने ही करके दिया है कि 6 भागों में, इसके अलावे एक और फंडामेंटल राइट का क्लासिफिकेशन होता है कि ऐसे फंडामेंटल राइट जो केवल नागरिकों को हैं और जो नागरिकों को या सबको हैं, एक दूसरा वर्गीकरण। तीसरा क्लासिफिकेशन है ऐसे फंडामेंटल राइट जो खुद एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, और दूसरा जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए लॉ बनाने की जरूरत पड़ी, तो उसको सेल्फ एग्जीक्यूटरी और नॉन एग्जीक्यूटरी कहा गया। जैसे एबोलिशन ऑफ टाइटल्स हो गया आपका, ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, केवल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर देने से कि अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, इससे नहीं जाने वाला है, इसके लिए आपको लॉ बनाना पड़ा। तो क्या बनाना पड़ा? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो एक्ट बनाना पड़ा, प्रोटेक्शन ऑफ SC एंड STs एट्रोसिटीज एक्ट बनाना पड़ा, तब वो लॉ बना के इसको क्या किया गया, इंश्योर किया गया कि ये, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से ये तीसरा वर्गीकरण। कॉन्स्टिट्यूशन एक ही क्लासिफिकेशन करता है 6 भागों में, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी है ना, राइट टू ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद से राइट ऑफ फ्रीडम एंड रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार, ठीक है। और DPSP का कोई वर्गीकरण नहीं करता है, लेकिन इसके नेचर के हिसाब से हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। एक सोशलिस्ट अप्रोच है, एक क्या हो गया आपका गांधीयन अप्रोच, और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। रिलीजन, रेस, कास्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा हो गया? 21A कंफर्म। हाँ, 86th अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 2000, हाँ, कंफर्म। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। क्या ठीक है? collectively guarantee the right to practice religion freely, establish religious institution। अब पढ़िए ये पढ़िए, यहाँ पढ़िए पहले, यहाँ क्या कह रहा है, जो अभी आपका क्वेश्चन था, establish religious institution,
ये आपको क्या कह रहा है कि धर्म के प्रचार प्रसार तो आप कर ही सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आप बना सकते हैं। हाँ, अगर उसमें स्टेट फंड अगर आ गया तब आप मना नहीं कर सकते हैं कि केवल इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग आप पढ़ेंगे। द बेस्ट एग्जांपल आप बताइए, जैसे आपका ये बीएचयू, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू नहीं पढ़ते हैं, जामिया इस्लामिया, बिल्कुल, क्योंकि स्टेट उसमें ऐड दे रहा है, फंड दे रहा है। अब स्टेट की अगर फंडिंग होगी तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें जो है सो, समझ रहे, स्टेट का मतलब क्या हो गया, आर्टिकल 12 क्या बताता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी, इसमें सेंटर वर्ड यूज किया जाए तो फिर यहाँ स्टेट का वही मतलब है। हम फिर से बोल देते हैं कि स्टेट का मतलब वही है जो हम बोले हैं, जो आर्टिकल 12 में दिया हुआ, और वही मतलब 36। अब समझ में गया आप कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आप स्टेब्लिश कीजिए, लेकिन अगर उसमें आप ये नहीं डिबार कर सकते हैं कि दूसरे धर्म के लोग या रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, अगर स्टेट उसमें ऐड कर रहा है, आप इसमें इंटरनेशनल जो ये बौद्धिज्म जो आपका ये हो रहा है उसमें रिसर्च, उसमें बहुत सारे लोग करते हैं, दूसरे भी रिलीजन के लोग। यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी ब्यूटी है, यही बात समझ में। Which of the following is not included in the list of fundamental duties? नहीं है, होना चाहिए कि नहीं, स्टेट को तो है ही है, It provides for the composition of Rajya Sabha, which includes representatives of the states and union territories. अब बताइए, क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट क्लास बताए थे ना 2007 नहीं 2017, 7 आपको दिमाग में आ रहा है, 2017 लिखे हैं तो 17, हाँ तो फिर है किसमें, एमटीएस क्या होता है, एग्जाम में कोई, हाँ तो पूछेगा नहीं, हाँ सही लगाए थे, हाँ तो इसलिए कि क्लास अटेंड किए होंगे ना, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में भी रहता है, इसीलिए कहते हैं कि डेली क्लास अटेंड कीजिएगा, भी कुछ ना कुछ नहीं चाहते हो। अच्छा अब बाकी सब बता दीजिए, ये मेनका गांधी केस क्या है, अरे किससे रिलेटेड है, विदेश जाने से रोक दिया था वो हम थोड़ी पूछ रहे हैं, क्या की कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, मेनका गांधी, हाँ राइट टू लाइफ, केशवानंद भारती के बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, मिनर्वा मिल्स 1980 इसी को 45 किया, और उसमें ये बताया कि पार्लियामेंट के पास एक लिमिटेड पावर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो है वो किसी भी हद तक नहीं कर सकता। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कल आपके एग्जाम में, यही आप कह रहे हैं ना, तो सही बनाए कि ऐसे ही बता रहे हैं, पेपर है आपका कल का क्वेश्चन, अच्छा ऑनलाइन होता है, और क्या क्या क्वेश्चन थे, और 2 से 3 मतलब, और क्या था, एक तो ये था, हाँ हाँ 2017 देखिए, ये 19 वगैरह में यूपीएससी में ही पूछा था, राइट टू प्राइवेसी, इसलिए ये बताइए, का 2 सर, बताइए,
21 कौन सा आर्टिकल है? Right to privacy. 22, राइट सर 23 और पूछ क्या रहा है? इम्पोज रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट। औचित्य पूर्ण प्रतिबंध इसको कहते हैं, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये इसकी हिंदी होती ये जुडिशियल भी आर्टिकल 13 सर नहीं सर जुडिशियल में जाएंगे जुडिशियल रिव्यू देना है 13 ही है सर। हाँ 13 अभी लास्ट क्लास में यही बताए थे। यस सर अभी बताएं सर ये इसका मैं सोचना हाँ, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी जोड़ा गया आपको किस 97th अमेंडमेंट के बाद 2011। गवर्नर है ना सर 968 155 है सर कंफर्म? यस सर अपॉइंटमेंट 155 में सर तो अच्छा राज्यपाल क्या है सर 53 में सर राज्यपाल का पद है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर फॉर 55 उनकी नियुक्ति नेक्स्ट। 75 क्या है प्रेसिडेंट ये सर आर्टिकल 75 है यस सर 75 सोचना मैक्सिमम बोलो 250 कंफर्म? 110 एंटी डिफेक्शन 102 और कौन सा अमेंडमेंट है ये भी बता दो। 1985 में आया था, यही बता दो। 52 और आर्टिकल ये नहीं पूछे थे अभी तक, इसीलिए पूछे हैं दोनों। टाइम क्या है? 1 2 3 4 सोचने के लिए सर 1 2 3 4 सब करता है जरूरी है इसमें भी सब क्लाउज है सर 102 में है, लेकिन अभी सब क्लॉज के बारे में नहीं बात किया जा ऑल ऑफ द अबव सर डी लास्ट क्लास इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ाए थे ना? सभी पढ़ते हैं वैसे भी ऑल द अबव रहता है तो सब में। मिस्टेक आदमी से ही होता है हो गया क्लियर? Which of the following is a joint sitting of both houses of called for? प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में बुलाया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में। ए होगा टू रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट ऑन ए बिल। 6 सर चलिए, ये बताए थे शायद स्टार्ट में ना, इससे भी बता दो सर है ना? ठीक, 6 को नाम है बता दीजिए सर 6 में बता दीजिए। तो याद है सर पब्लिक सेक्टर आपका हो गया, ये एस्टिमेट कमेटी हो गया आपका, ये पीएसी हो गया, सब बताए भी हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी आपका, उसके बाद से बिजनेस कमिटीज हो गए, एस्टिमेट कमिटीज हो गए। ये वेरियस टाइप्स ऑफ इंक्लूडिंग स्टैंडिंग सेलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट कमेटी, 3 का तो यही हो गया, बाकी 3 4 का नाम। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, इसके अलावे जो है रूल्स एंड प्रोसीजर में और बहुत सारी जो है, जैसे ईजीओएम बनता है, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है, उसके साथ साथ उसमें कई में कि मिनिस्टर्स नहीं रहेंगे, केवल जो है अपोजिशन पार्टी के जो एमपी लोग रहते हैं। चलिए, इसी पे कंक्लूड